दोस्तों इस चंद मिनट्स की वीडियो में आप सीखेंगे इंग्लिश के 50 से ज़ायद फ़िक्रात और अल्फाज जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं आकाश और आप मुझे सुन रहे हैं AW इंग्लिश पर। हम सिखाएंगे आपको वो तमाम अल्फाज जो आम तौर पर मुश्किल समझे जाते हैं। अगर आप इस सबक का फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक आप डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी उंगलियां सुन हो गई। माई फिंगर्स आर डेड। माई फिंगर्स आर डेड। डेड का माना होता है किसी चीज़ का सुन हो जाना या बैठ जाना। इसकी जगह पे आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नम्ब। नम्ब का माना होता है किसी चीज़ का सुन हो जाना और इसे फ़िक्रे में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, माई फिंगर्स आर नम्ब। मेरी उंगलियां सुन हो गई। बढ़ते हैं आज के सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। जब भी कोई मसला हो आप मेरी तरफ नहीं होते बल्कि आप उसकी तरफ होते हैं। इसे इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, यू ऑलवेज टेक हर साइड। यू ऑलवेज टेक हर साइड। तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। सारे बहाने साइड पे रखो। आओ ज़रा मेरे साथ काम करो। Put aside all excuses. Put aside all excuses. Aside का माना होता है किसी चीज़ को साइड पे रखना और सेंटेंस में आप इसे इस तरह इस्तेमाल करेंगे, Put aside all excuses. सारे बहाने साइड पे रखो। मैं ये मानने लगा हूँ। पहले अगर आपको किसी बात का यकीन नहीं था, अब आप उस चीज़ पर यकीन रखने लगे हैं तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I have come to believe it. I have come to believe it. किताब लेते आना। अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है आप उसको कहते हैं कि अपने साथ किताब भी लेते आइएगा, बैठकर स्टडी कर लेंगे। Bring a book along. Bring a book along. Bring का माना होता है लाना, along का माना होता है अपने साथ। तो जब भी आप कहना चाहते हैं कि अपने साथ उसको भी लाइएगा तब आप along का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि she will come along with me. वो मेरे साथ आएगी। मुझे सुकून का सांस लेने दो। मेरी लाइफ में पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लिहाजा अब तो मुझे सुकून का सांस लेने दो। Let me breathe a sigh of relief. Let me breathe a sigh of relief. रिलीफ का माना होता है सुकून और ब्रीथ का माना होता है सांस लेना। क्या मेरी जगह पुर करोगे? दोस्तों ये वाला फ़िक्रा आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे बाद जो कमी आएगी उसको आप पूरी करेंगे। इंग्लिश में इसको इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, विल यू कवर फॉर मी। विल यू कवर फॉर मी। क्या मेरी जगह पुर करोगे? मैं अभी वापस आता हूँ, मेरा ज़रा इंतज़ार करो। I'll be right back. I'll be right back. इसको आप और तरह से भी कह सकते हैं, I'll get back to you very soon. मैं बहुत जल्दी आपकी तरफ आता हूँ। उसके जीतने के काफ़ी इम्कान हैं। She stands a good chance of winning. She stands a good chance of winning. उसकी यादाश्त बड़ी तेज़ है। वो जो भी अपने माइंड में रख लेती है वो कभी भूलती नहीं। She has a retentive memory. She has a retentive memory. Retentive का माना होता है बहुत ज़्यादा तेज़ और मेमोरी का माना होता है यादाश्त। मुझे मत ठुकराओ। स्पर्न का माना होता है किसी को ठुकरा देना और इसको सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, Do not spurn me. Do not spurn me. मुझे मत ठुकराओ। मुझे वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। I will take 2 hours to get there. I will take 2 hours to get there. Get there का माना होता है वहाँ पहुँचना। इसकी जगह पे आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, reach. I will take 2 hours to reach there. मुझे वहाँ पहुँचने में 2 घंटे लगेंगे। वो मोमबत्ती जला रही है। किसी चीज़ को जलाने को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट। इसे फ़िक्रे में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, शी इज़ लाइटिंग अ कैंडल।
शी इज़ लाइटिंग अ कैंडल, वो मोमबत्ती जला रही है। वो कपड़े पहन रहा है। कपड़े पहनने के लिए इंग्लिश में दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, गेटिंग रेडी और ड्रेसिंग अप। दोनों में से आप कोई भी वर्ड्स इस्तेमाल करके ये वाला फ़िक्रा बोल सकती हैं। ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड अप, ही इज़ गेटिंग ड्रेस्ड अप। या आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहा है या वो कपड़े पहन रहा है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। नीचे वाली सीढ़ियों को इंग्लिश में डाउनस्टेयर्स और ऊपर वाली को अपस्टेयर्स कहा जाता है। शी इज़ गोइंग डाउनस्टेयर्स, शी इज़ गोइंग डाउनस्टेयर्स। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो सीढ़ियों से ऊपर जा रही है तो आप कहेंगे शी इज़ गोइंग अपस्टेयर्स, शी इज़ गोइंग अपस्टेयर्स। वो उसे हाथ हिला रहा है। हाथ हिलाने को इंग्लिश में वेव कहा जाता है। आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक। ही इज़ वेविंग टू हिम, ही इज़ वेविंग टू हिम। वो अपने बाल सुखा रही है। सुखाने को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राई, और इसे सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे, शी इज़ ड्राइंग हर हेयर, शी इज़ ड्राइंग हर हेयर। वो अपने बाल सुखा रही है। वो गिलास में पानी डाल रहा है। गिलास के अंदर पानी डालने को इंग्लिश में कहा जाता है pour, pour। दोस्तों, इस लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन को समझने के लिए आप मेरे बाद इस लफ्ज़ को ज़रूर रिपीट कीजिएगा, pour। और सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ pouring the water into glass, ही इज़ pouring the water into glass। वो गिलास में पानी डाल रहा है। अच्छा है कि तुम पास हो, क्योंकि तुम पास नहीं होते तो उसे बेचैनी सी लगी रहती है। इट्स गुड टू हैव यू अराउंड, इट्स गुड टू हैव यू अराउंड। वो पाइप को लिपेट रहा है। दोस्तों, पानी के लिए एक पाइप इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंग्लिश में हुस कहते हैं, हुस। और लिपेटे को इंग्लिश में वाइंड कहा जाता है, वाइंड। ही इज़ वाइंडिंग अप द हुस, ही इज़ वाइंडिंग अप द हुस। वो पाइप को लिपेट रहा है। वो शर्ट इस्त्री कर रहा है। इस्त्री करने के लिए दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, आयरन, या आप ये भी कह सकते हैं प्रेस। दोनों में से आप कोई एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ आयरनिंग अ शर्ट, ही इज़ आयरनिंग अ शर्ट। आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ प्रेसिंग अ शर्ट, वो शर्ट इस्त्री कर रहा है। जैसा चाहे करो, मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। डू एज यू लाइक, डू एज यू लाइक। जैसा चाहे करो। वो झूठ बोलने पर शर्मिंदा है। शर्मिंदा को इंग्लिश में कहा जाता है अशेम, और सेंटेंस में आप कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ही इज़ अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड, ही इज़ अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड। वो झूठ बोलने पर शर्मिंदा है। अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी अशेम्ड ऑफ हैविंग लाइड। तुम्हें झूठ बोलने पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह बिल्कुल और मामला है। जिस मामले की बात हम कर रहे हैं वो ये वाला मामला नहीं है, बल्कि ये कोई और मामला है। इट्स क्वाइट अनदर मैटर, इट्स क्वाइट अनदर मैटर। ये बिल्कुल और मामला है। क्या वो आसपास है? अगर वो आसपास है तो आप उससे ज़रा मेरी बात करवा दें। इसके लिए आप इंग्लिश में कहेंगे इज़ शी अराउंड, इज़ शी अराउंड। क्या मैं लाऊं? अगर आप किसी से ये पूछना चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ को लाऊं, मसलन किताब को लेके आऊं, पानी को लेके आऊं, या किसी भी चीज़ को लेके आऊं, तो आप आगे वाले से परमिशन मांग रहे हैं। इंग्लिश में इसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा यूज़ करेंगे, शैल आई ब्रिंग, शैल आई ब्रिंग। क्या मैं लाऊं? ये आपके और मेरे दरमियान है। दोस्तों, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये वाली बात मेरे और आपके दरमियान है, कोई तीसरे शख्स को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, तब आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे।
दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी, दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे दरमियान है। उसे खुश रखो, कीप हर हैप्पी, कीप हर हैप्पी, उसे खुश रखो। तो ये तुम्हारी चाल है। पहले तो आप किसी की चाल को नहीं समझे, जब आप आगे वाले की चाल को समझ गए हैं तब आप कहते हैं तो ये तुम्हारी चाल है। चाल को इंग्लिश में कहा जाता है गेम। सेंटेंस में आप ऐसे बोलेंगे, सो दैट्स योर गेम, सो दैट्स योर गेम, तो तुम्हारी ये चाल है। तुमने मुझे मुश्किल में फंसा दिया। मुश्किल में फंसाने को इंग्लिश में कहा जाता है गेटिंग इनटू ट्रबल, किसी को मुश्किल में फंसा देना। सेंटेंस में इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, यू गॉट मी इनटू ट्रबल, यू गॉट मी इनटू ट्रबल। अगर आप इसे फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि तुम मुझे मुश्किल में फंसा दोगे, तब हम कहेंगे यू विल गेट मी इनटू ट्रबल, यू विल गेट मी इनटू ट्रबल, तुम मुझे मुश्किल में फंसा दोगे। संभल कर चलो, कहीं गिर ना जाना, माइंड योर स्टेप, माइंड योर स्टेप। दोस्तों इसकी जगह पे आप एक और फिक्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो। क्या फ़र्क पड़ता है पार्टी में मैं आऊं या ना आऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क को इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंस। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बात नहीं। अगर आपको कोई बोदर करता है, आपसे सॉरी कर रहा है, आप कहेंगे कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। तकल्लुफ़ मत कीजिए। दोस्तों जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप कोई ना कोई तकल्लुफ़ करते हैं। अगर मेहमान कुछ नहीं खाना चाहते तो आपको कहेंगे तकल्लुफ़ मत कीजिए। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी, डोंट स्टैंड ऑन सेरेमनी। इसकी जगह पे आप एक और फिक्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डू नॉट बोदर, डू नॉट बोदर, तकल्लुफ़ मत कीजिए। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। What are you talking about? What are you talking about? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? अपना ही घर समझो। अगर आप उसको कंफर्टेबल फील करवाना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे इस घर को भी अपना घर समझो। Make yourself at home, make yourself at home, इसे अपना ही घर समझे। मेरी कमर खुजा दें। जब भी हमें किसी जगह पे ख़ारिश होती है तो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उस जगह पर थोड़ी सी ख़ारिश कर दे। ख़ारिश करने को इंग्लिश में स्क्रैच कहा जाता है। इसकी जगह पे आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं, रब। स्क्रैच माई बैक, स्क्रैच माई बैक। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आप मेरी कमर खुजा देंगे, आप कहेंगे विल यू प्लीज़ स्क्रैच माई बैक, विल यू प्लीज़ स्क्रैच माई बैक, क्या मेहरबानी से मेरी कमर खुजा देंगे? उसे पटाने की कोशिश मत करो, वो बहुत ज़्यादा शरीफ लड़की है। दोस्तों पटाने को इंग्लिश में कहा जाता है वो, वो। सेंटेंस में कुछ इस तरह इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट ट्राई टू वो हर, डू नॉट ट्राई टू वो हर, उसे पटाने की कोशिश मत करो। अगर आप इसे पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो आप कुछ इस तरह कहेंगे, उसने पटाने की कोशिश की, तो आप कहेंगे ही ट्राइड टू वो हर, ही ट्राइड टू वो हर, उसने उसे पटाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। क्या मैं साथ चलूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ चलूं? किसी को सोहबत देना या किसी के साथ चलना, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल होता है, उसे अकम्पनी कहा जाता है। Shall I accompany you? Shall I accompany you? क्या मैं आपके साथ चलूं? मेरे नाक में दम मत करो। दोस्तों ये वाला फ़िक्रा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा तंग करता है और आप तंग होकर ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं। नाक में दम करने को इंग्लिश में कहा जाता है गेट ऑन माई नर्व्स, और फ़िक्रे में इस तरह इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट गेट ऑन माई नर्व्स, डू नॉट गेट ऑन माई नर्व्स, मेरे नाक में दम मत करो। मेरा काम बस आपको बताना था।
आगे तुम्हारी चॉइस है, तुम मेरी बात को मानो या ना मानो। माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू। माई जॉब वॉज जस्ट टू टेल यू। मेरा काम सिर्फ आपको बताना था। मुझे गुदगुदी करना बंद करें। गुदगुदी करने को इंग्लिश में टिकल कहा जाता है। टिकल। स्टॉप टिकलिंग मी। स्टॉप टिकलिंग मी। मुझे गुदगुदी करना बंद करें। सुधर जाओ, अभी भी तुम्हारे पास वक़्त है। सुधरने को इंग्लिश में मेंड कहा जाता है। मेंड। और फिक्रे में इसको ऐसे बोलेंगे, मेंड योरसेल्फ। मेंड योरसेल्फ। सुधर जाओ। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मैं अपने आप को नहीं सुधारूंगा, तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोलेंगे, आई विल नॉट मेंड माई सेल्फ। आई विल नॉट मेंड माई सेल्फ। मैं अपने आप को नहीं सुधारूंगा। ज़ुबान फिसल गई थी। दोस्तों, ये वाली सिचुएशन बहुत दफ़ा हो जाती है। जब भी आप बोल रहे होते हैं तो आप बोलते बोलते कोई और बात कर जाते हैं। इसे कहा जाता है ज़ुबान का फिसल जाना। इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्लिप ऑफ टंग। स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। वो तुम्हारा क्या लगता है? हु इज़ ही टू यू? हु इज़ ही टू यू? वो तुम्हारा क्या लगता है? मुझे सोचना पड़ेगा। आपसे किसी ने क्वेश्चन किया, आपको उसका जवाब नहीं आता, बल्कि आप उस पर सोचना चाहते हैं। आप कहेंगे आई विल हैव टू थिंक। आई विल हैव टू थिंक। मुझे सोचना पड़ेगा। वो मुझसे सख्त नाराज़ है। नाराज़ को इंग्लिश में फ्यूरियस कहा जाता है। फ्यूरियस। इसकी जगह पे आप और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एंग्री, रैथ। इनमें से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करके आप नाराज़गी का इजहार कर सकती हैं। ही इज़ फ्यूरियस विद मी। ही इज़ फ्यूरियस विद मी। वो मुझसे सख्त नाराज़ है। तैयार रहें। बी रेडी। बी रेडी। आज कौन सा दिन है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज कौन सा दिन है? What's the day today? What's the day today? आज कौन सा दिन है?